नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आज हम इसके बारे में जो प्रश्नोत्तर पुस्तिका है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जंतुओं में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग हैं एंथ्रेक्स, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है ना, ये हो गया आपके जंतुओं में सूक्ष्म द्वारा होने वाले रोग। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं तो पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग हैं नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत आदि। है ना, ये हो गया आपके पौधों में होने वाले रोग। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, आप देख रहे हैं ये चित्र है। अब इसके बारे में नीचे पूछा गया है ना, कि चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है। तो देखिए चित्र में जो सूक्ष्म दिया गया है उसका नाम है राइजोपस, है ना, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है ना, राइजोपस। ठीक है ना। सेकंड है, यह सूक्ष्मजीवों के किस वर्ग में आता है। तो यह सूक्ष्मजीवों के कवक वर्ग में आता है। किस में आता है? कवक में आता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। इसका उत्तर है, प्रतिजैविक यानी एंटीसेप्टिक, है ना। प्रतिजैविक यानी क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक का उपयोग करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एंटीसेप्टिक जो है हमारे मन से ले लें, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह होती है ना। दूसरा ये है कि आवश्यकता अनुसार ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। जब इसकी आवश्यकता हो तभी लें। यदि आवश्यकता से पहले हमने ले लिया है तो बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और तब क्या होगा कि हमें जो है रोग के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है वह नहीं बन पाएगी। ठीक है ना। तीसरा है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह इतनी प्रभावशाली इसमें इन बीमारी में नहीं होती है, क्योंकि ये जो सर्दी खांसी होती है ये वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। चौथी सावधानी रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देती है ना। यदि आपने जब जरूरत नहीं है तब हमने एंटीसेप्टिक ले लिया है, उससे क्या होगा कि शरीर में जो उपस्थित जीवाणु हैं वे खत्म हो जाएंगे और जब बीमारी होती है ना, और तब हम एंटीसेप्टिक लेंगे तो उतनी प्रभावकारी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत अनुसार ही हमको एंटीसेप्टिक लेनी चाहिए, यह ध्यान रखें, है ना। इसमें मुख्य सावधानियाँ ये है। अब प्रश्न क्रमांक 4 आता है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में ताप कम रहता है, इस कारण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होने से दही नहीं जमा है। ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि दही जमने के लिए इसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसका प्रसार होना जरूरी होता है, लेकिन जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है ना। और अब लैक्टोबैसिलस का वृद्धि नहीं होने के कारण दही नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा, जो सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं उन्हें मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग औषधि उत्पादन एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है ना।
तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, इनका उपयोग क्या करते हैं, दही बनाने में, ब्रेड में और केक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही औषधि उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, वैक्सीन यानी टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। तब देखते हैं कि जब वैक्सीन लगाया जाता है तो एक सुई लगाई जाती है, और सुई में क्या होता है कि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। चलिए तो अपन यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। कि यदि मृत एवं अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, है ना, क्षय यानी टीबी, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीका द्वारा रोका जा सकता है ना। देखिए आप, अभी ऐसे चल रहा है कोविड-19, इसका भी टीके लग गए हैं, आपको मालूम है ना। और 15 वर्ष से 18 वर्ष की जो बालक हैं, मतलब बच्चे हैं, उनको लगे हैं, और अभी बस 1-2 महीने के बाद में आपको भी टीके लगने वाले हैं, है ना। क्यों? ताकि हमारे शरीर के अंदर की जो प्रतिरक्षा वो बढ़ जाए, है ना, एंटीबायोटिक्स बढ़ जाए और बीमार हम न हों, इसलिए टीका लगाए जाते हैं, ठीक है ना। उस बीमारी से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में आ जाती है वैक्सीन लगाने से, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। अपने घर पे भी सबको बताइएगा कि वैक्सीन जरूर लगाए, यदि नहीं लगाए तो, है ना। और जिसके 2 डोज लगे हैं उन्हें बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपने घर पे यदि किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो अभी उनको बूस्टर डोज लग रहे हैं, आपके पास के जो भी टीकाकरण केंद्र है वहाँ पर उनको भेजें और टीकाकरण के लिए उनको प्रेरित करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। पहेली का पहला प्रश्न जो है कि आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। इसका उत्तर हो जाएगा कि ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पादित करते हैं। अब इस गैस से क्या होता है, बुलबुले बनने के कारण क्या होता है ना, कि आटा फूल जाता है ना, जिसके कारण क्या होगा, आटा फूल जाता है, ठीक है ना। दूसरा है ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का जो उपयोग है वह बेकिंग उद्योग में किया जाता है ना। ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में, है ना। चलिए तीसरा है, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 8, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, अचार बनाने में नमक का उपयोग किया जाता है क्योंकि नमक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है ना। इस प्रकार से साधारण नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है या करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो ये आपकी किताब में जो नाइट्रोजन चक्र बना हुआ है ये इस प्रकार से है ना, चित्र 2.10 है ना 10, ये आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से बना हुआ है। इसका रेखा चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। देखिए मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, है ना, इसका क्या करते हैं कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। इसके बाद में क्या है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है और ये तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यह वापस मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है ना। और मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित है ना, ये पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा कि पौधे जंतु द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है ना।
जंतुओं के उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है ना, ये इसका चक्र हो जाता है। ठीक है ना। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन दो प्रकार से आती है, एक तो तरी द्वारा आती है, उसका स्थिरीकरण हो जाता है मिट्टी में। दूसरा तरीका यह होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा भी इसका स्थिरीकरण हो जाता है। फिर क्या होता है कि जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार से ये चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। है ना। तो देखिए हमने यहाँ एक तालिका बनाई है, उसके अंतर्गत लिखा है हमने कि पहला जो कॉलम है वह सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, यानी कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, जैसे मलेरिया, हैज़ा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। दूसरे कॉलम में क्या है, रोगजनक सूक्ष्मजीव, है ना, यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तीसरा कॉलम है रोग से बचाव के उपाय, यानी इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं। पहला सामान्य रोग है वह है मलेरिया। ठीक है ना। अब मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है ना, यानी मलेरिया उत्पन्न करने का दायित्व किसका है, रोगजनक सूक्ष्मजीव होता है, उसके लिए कौन होता है, प्रोटोजुआ, यानी प्रोटोजुआ के द्वारा मलेरिया होता है। अब इस रोग से बचा कैसे जाए, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, मच्छरदानियों का प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाले रसायनों का उपयोग करना है, जैसे ओडोमॉस लगाना है ना, और कीटनाशक का उपयोग करना है, कीटनाशक छिड़काव करना है। और जहाँ पानी ठहरता है ना, पानी रुकना चाहिए, यदि पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर हम क्या करें, केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल दें, ताकि मच्छर की जो लार्वा है वो नष्ट हो जाए और मच्छर न बढ़े। और जब मच्छर नहीं बढ़ेंगे तो उनके काटने से होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। ठीक दोस्तों। चलिए अगला जो रोग है हैज़ा व टाइफाइड। ठीक है ना। हैज़ा व टाइफाइड जो होता है यह होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है ना। अब इससे बचने का उपाय क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, मतलब रोज नहाना, है ना, स्वच्छ कपड़े पहनना, भोजन करने के पहले हाथ धोना। ठीक है। बाहर से कहीं घूम के हम आते हैं तो हाथ धो लेना। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया आपका, स्वच्छता, व्यक्तिगत और अच्छी आदतों को अपनाना। बिल्कुल हाथ धोएं, जैसे हैंड वॉश करते हैं, है ना, स्कूल में भी मिड डे मील के पहले हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं ना। हाँ, इस प्रकार से हैंड वॉश करके ही आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, उबला पेयजल, यानी पीने का जो पानी होता है उसको उबाल करके हम पिए। ठीक है ना। चलिए अगला जो है रोग वह है क्षय रोग। कौन सा रोग है ये, क्षय रोग, यानी टीबी। ठीक है। अब टीबी भी जो है ये क्या होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय ये है कि उचित समय पर टीका लगवाया जाए, है ना। जब भी होता है उस समय हम क्या करें, टीका लगाएं। और उसके बाद, है ना, टीका लगवा लिया, अब टीका नहीं लगवाया, मान लो कि किसी को हो गया है, तो क्या करेंगे कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, है ना। मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसको क्या करें, अन्य लोगों से बिल्कुल अलग रखें, उसके सामान को भी अलग रखें। ठीक है ना। ये हम सावधानी रखें। अगला जो है वो क्या है, खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है जिसको हम जो है चेचक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है वायरस से। किससे हो जाएगा, वायरस होता है ये। अब इससे बचने का तरीका वही है कि उचित समय पर टीकाकरण करवाएं, यानी टीका लगवाएं, और रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखें। साथ ही रोगी व्यक्ति के जो सामान होता है व्यक्तिगत, उस सामान को भी हम अलग रखें। ठीक है ना। ये सावधानी रखने से क्या होगा, इस रोग का फैलाव नहीं होगा और इनसे हम बच सकते हैं। ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लाभदायक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।